अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज अगेन एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। कनाडा में जब से आया हूँ, यहाँ पर आकर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा लोगों से मिलूँ और उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। हमारी एक ज़बरदस्त यूट्यूब की फेमस पर्सनालिटी हैं यहाँ सैस्केटून की, हु कीप शेयरिंग हिज व्यूज़, हिज एक्सपीरियंसेस, और जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ये शेयर करते रहते हैं। हारिस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनका अपना चैनल भी है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज मैं उनसे मिलने आया हूँ और हम उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में वो क्या कर रहे थे, कनाडा वो किस तरीके से आए, किस चैनल के थ्रू आए, और यहाँ पर आकर उनका क्या एक्सपीरियंसेस है और उनकी क्या रिकमेंडेशन है जो लोग पाकिस्तान से कनाडा आना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं हारिस भाई से। सही, पहले तो थैंक यू सो मच उस्मान, आपने मुझे फेमस यूट्यूब पर्सनालिटी बना दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट लेकिन मकसद मेरे भी यूट्यूब चैनल का यही है कि लोगों की हेल्प हो जाए और उनको किसी किस्म की मोटिवेशन मिल सके जो भी निकलना चाह रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, कहीं से भी आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ कि ताकि मैं पूरा बता सकूँ कि इट्स नॉट अ इजी टास्क। जो इमिग्रेशन लेना होता है ना, ये एक एफर्ट होती है जो कि आपको कांस्टेंट करनी पड़ती है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक साल ट्राई किया, दूसरे साल आपने छोड़ दिया। बैक एंड समझ ले, मैंने जो अपना इंटर किया था वो कुवैत से किया था। तो बैक इन 2001 मेरे दोस्त वगैरह सारे, उस वक्त अमेरिका का होता था, उस वक्त कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया वगैरह का इतना होता भी नहीं था। तो वो लोग वहाँ पे जा रहे थे, तो मेरा भी इरादा था मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे चला जाऊँ। खैर फॉर सम रीज़न पेरेंट्स भी होते हैं, मैं अकलौता हूँ तो पेरेंट्स यार नहीं तुम यहीं पे पढ़ लो। तो फिर मैंने बैचलर्स पाकिस्तान से किया, दैन फिर मैंने कुछ अरसे कुवैत में जॉब भी की, दैन फिर मैंने MBA फिर पाकिस्तान से किया, दैन फिर अगेन मैंने थोड़ा सा काम किया कुवैत में। फिर मैं दोबारा जो है पाकिस्तान में अपना करियर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं एडवर्टाइजिंग से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा पूरा मार्केटिंग का ही करियर रहा है पूरा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया वो करियर। लेकिन जो एक बाहर जाने की ख्वाहिश थी वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई। सो इन 2014 व्हेन आई गॉट मैरिड, एंड देन उसके बाद इंटरेस्टिंगली मेरी वाइफ को भी काफ़ी इंटरेस्ट था कि नहीं यार बाहर ही सेटल होते हैं, उसको भी। तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस हम नहीं जा सके। सो 2014 में मैंने कनाडा के लिए अप्लाई करना शुरू किया इमिग्रेशन के लिए। उस वक्त ये एक्सप्रेस एंट्री का नहीं आया था। उस वक्त ये हुआ कि मेरे पॉइंट्स भी पूरे थे, सब कुछ रेडी था, लेकिन मेरी जो डिग्री थी जो कि टाइम पर नहीं आई मेरे पास, वो जब तक आई जब तक एक्सप्रेस एंट्री शुरू हो चुका था। अब उसकी वजह से ऑफ कोर्स एक्सप्रेस एंट्री में फिर मेरा कुछ चांस नहीं बन रहा था। फिर देन आई ट्राई टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़े पे गया था, वहाँ से मैंने फिर मार्केटिंग में मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से। और उसका एक जो रीज़न ये था, दो रीज़न थे उसके। एक रीज़न ये था कि या तो इमिग्रेशन का कुछ हो जाए, या फिर मैं अगर पाकिस्तान वापस जाऊं तो मुझे कोई और बेहतर जॉब मिल सके, क्योंकि फॉरेन डिग्री होती है, उसके फायदे होते हैं। तो जॉब तो मुझे मिल गई, लेकिन प्रोबेबली उस लेवल की नहीं मिल सकी जिस लेवल के मुझे लगता था कि मुझे मिलनी चाहिए। फिर देन आई अगेन स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि मैं ऑस्ट्रेलिया का कर सकता हूँ या कनाडा का कर सकता हूँ या कहीं और का कर सकता हूँ। मेरा कुछ दोस्त थे जो कि यूरोप साइड में थे, उनके साथ भी डिस्कशन चलती रहती थी। तो एनीवेज फिर उसके बाद से अप्रोक्सीमेटली 2018-19 में कोशिश ये की कि कनाडा का किस तरह हो जाए। फिर आपको पता है कोविड आ गया। अब कोविड जब आया तो उसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा डिले हो गई। खैर आइल्स वगैरह दिए, एक बार दिया, दो बार दिया, क्योंकि पॉइंट्स आपको पूरे करने होते हैं। इसका मेरा ख्याल से प्रॉब्ली इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं होता, बिजनेस से। हाँ, तो पॉइंट्स आपको पूरे करने होते हैं, तो वो पॉइंट्स हमने पूरे किए। और उसके बाद से फिर पैसे आपको दिखाने होते हैं, वो सारी चीजें जो पूरा प्रोसेस होता है सबको पता ही है। वो पूरा प्रोसेस करके तो फाइनली बैक इन 2022 हमें काइंड ऑफ ऑफर आ गई इधर से, जो कि PR की जो इमिग्रेशन की ऑफर थी। और फिर हम लोग मैं आया हूँ यहाँ पे सितंबर में 2022 में मैं लैंड कर गया था। मुझे कोई तकरीबन 3 से 4 साल लगे
ठीक है, क्योंकि 2019 में जिस तरह मैंने बोला कोविड आ गया था, सही है, आपने अगर एप्लीकेशन डाली भी होगी तो वो वैसे ही डिले हो रही थी। ओके, ठीक है, और उसके बाद से फिर वो अगेन फिर हम कोशिश तो करते रहे कि मतलब वही वाली बात है कि जिस तरह सब बैठे रहते हैं कि यार आज ड्रॉ हुआ है तो क्या हुआ। फिर वो क्योंकि हम अब जब यहाँ पर आए तो पता चला कि बहुत से लोग इसी तरह फंसे हुए थे, सिर्फ हम नहीं थे। तो एक तो उसमें 3 साल तो तकरीबन लगे ओवरऑल प्रोसेस में, वरना इतना नहीं लगता, 1-1.5 साल लगता है अच्छा, जनरली जो लगता है। ठीक है। जो पहले जो फैक्टर आपने बोला कि हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, सही है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कि मुझे एक तो शौक था बाहर रहने का, क्योंकि मेरे फादर भी हमेशा बाहर रहे थे। दूसरी चीज ये कि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं जो करियर फॉलो कर रहा हूँ या जिस तरह की मैं लाइफस्टाइल चाहता हूँ या जिस तरह की लाइफ में चाहता हूँ वो मुझे बाहर मिल सकती है, शायद पाकिस्तान में प्रोबेबली नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि खराब थी लाइफ, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी लाइफ थी, बट इट जस्ट दैट कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कमी है। ठीक है। अब वो कमी जब मैं क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहां तो और ज्यादा फिर फील हुआ कि यार आई वाज राइट। और फिर जब अब यहाँ पर आ गया हूँ तो अब मेरी वाइफ अगर कहती हुई है कि पाकिस्तान चलो, मैंने कहा मैंने पाकिस्तान में बहुत रहती है, मैं यहाँ पे ठीक हो गया। सो मुझे ओवरऑल बेहतर होती है। एक सिक्योरिटी की मैं बहुत बात करता हूँ, अपनी व्लॉग्स में भी बात की मैंने। एक जो सिक्योरिटी जो होती है कराची में जो रहने वाले हैं उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स वहाँ पे बहुत ज्यादा है, स्नैचिंग से लेकर और बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, वो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पर मैं महंगा मोबाइल भी नहीं रखता था इस वजह से कि जाहिर बंदा अगर जॉब कर रहा है उसने कोई 50,000 का मोबाइल रखा हुआ है और फिर उसके बाद छिन जाए वो तो फिर क्या होगा। तो खैर लेकिन वो एक अपनी एक लाइफ थी, उधर की पॉजिटिव्स भी हैं। ज़ाहिर आपकी फैमिली होती है, पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं आपकी फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट देन उनको छोड़कर आना यहाँ पर एक अलग चैलेंज होता है। मेरा अपना मानना ये है कि इमिग्रेशन जो है वो एक अपनी डिग्री की तरह, जिस तरह इंसान डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाहता है या MBA करना चाहता है ना, उसके लिए वो एफर्ट पूरी लगा लेता है और उसको फिर छोड़ता नहीं है। इमिग्रेशन भी ऐसे ही है। मेरा मानना ये है कि आपने छोड़ना नहीं है, और ये मेरे अपना नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरा दोस्त है न्यूजीलैंड में, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो उसने मुझे ये बोला था, उसने बोला कि मैं उसे बोला यार जिशान कुछ हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ ना। तो कह रहा हारिस तुमने कोशिश नहीं छोड़नी है। अच्छा। कह रहा मैंने 10 साल कोशिश की है तब जाकर उसका हुआ था। अब नाउ ही इज सिटीजन माशाल्लाह से। इसी तरह अब और भी 1-2 लोग थे जिन्होंने बोला था कि तुमने छोड़नी नहीं, कोशिश नहीं छोड़नी है तुमने। ठीक है। अक्सर लोग ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग जो है ना कहते हैं यार नहीं हो रहा, 1 बार आइट्स दिया, 2 बार आइट्स दिया, 3 बार दिया, उसके बाद नहीं यार बस। आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने 7-8 बार आइट्स दिया है, और उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे अंग्रेजी खराब है या उसकी वजह से वो आपको सर्टेन पॉइंट्स पूरे कर देते हैं। तो मेरे पास पाकिस्तान में कोई सेविंग नहीं थी, उसकी वजह ये थी जो सेव होता था वो आइल्स में चला जाता। अब तो उस वक्त आइल्स था जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था 18,000 का था। अच्छा। अब तो मेरा ख्याल है कोई 70,000 रुपए चला। बाहर से बैठे हुए नॉर्मली लोगों के जहन में परसेप्शन ये होता है कि चूंकि कनाडा को बहुत ज़्यादा नीड है और यहाँ पर आके आराम से सेटल होना बहुत पॉसिबल है, चाहे आप एज के किसी भी हिस्से में आए। मुझे थोड़ा सा अपने चैलेंजेस के बारे में बताइएगा कि यस आप यहाँ पर आ गए, PR पे आ गए, बाकी स्ट्रीम्स पे तो डिफिकल्ट चैलेंजेस हो रहे हैं, आपको PR पे आके कोई ऐसे चैलेंजेस आए या आपको सिस्टम ने एक्सेप्ट किया और आप आराम से यहाँ पर सेटल होंगे? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अच्छा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैं बोलता था कि लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइल्स क्लियर करने का ये मकसद नहीं है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। वो इसलिए अच्छे होना ज़रूरी है, बल्कि कहीं भी आप जाते हैं उधर की ज़बान आपको अच्छी आनी चाहिए। ज़बान अच्छी आएंगी तो फिर आपके जिसे बोलते हैं ना कि काफ़ी जगहें खुल जाती हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। अब होता ये है कि लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, 2 किस्म के लोग आते हैं। एक आते हैं जो कि फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो बिल्कुल ही बेसिक सैलरी पे जॉब कर रहे होते हैं, बेसिक वेज पे जॉब कर रहे होते हैं, एंड दे आर हैप्पी विद इट। वो सामान उठाना, वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विद इट, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मैं जो है ना वो काम नहीं कर सकता जो मैं अपनी कंट्री में करता था, क्योंकि अपनी कंट्री में तो उर्दू हिंदी बोलनी होती है, यहाँ पर अंग्रेजी बोलनी होती है, इंग्लिश बोलनी होती है, उसमें लोग थोड़ा वो होता है। दूसरे किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ वही जॉब चाहिए जो मैं छोड़कर आया। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने कोई छोटा काम तो कोई भी नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं अगर जी वहाँ पे चीफ इंजीनियर था और मैं सर्जन था तो मुझे वही नौकरी चाहिए।
वो यहाँ पे बहुत कम लोगों के साथ, बहुत कम लोग लकी होते हैं, हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है शुरू में आकर, ज्यादातर लोग यहाँ पर आकर स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, एक तो कनाडा की अगर बात करें तो वेदर एक सबसे बड़ा, समर्स बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, लेकिन जो विंटर्स होती है वो काफी हार्श होती है। तो आप इस्लामाबाद के, आपने तो फिर भी देखी, आप तो कराची वालों को तो बिल्कुल ही आदत नहीं है। तो पहली जो चीज ये होती है कि अपना माइंड सेट चेंज करना। माइंड सेट ये चेंज करना कि मैं नई जगह जा रहा हूँ, वहां पे मुझे कोई नहीं जानता, मैं जो भी हूँ, जो भी था मैं, वो अब नहीं हूँ। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वो वाली बात है। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये कि आपको शुरू में आकर जो भी काम मिलता है, जस्ट स्टार्ट इट। यस, स्टार्ट योर काइंड ऑफ कैनेडियन करियर कह लें आप उसको। ठीक है। अब मेरा क्या हुआ था, मैं वहां पे एज अ बिजनेस डायरेक्टर काम कर रहा था। मतलब सही सैलरी भी ठीक थी, सब कुछ था। मैं भी कहता, मेरे अंडर भी कोई 4-5 लोग 6 लोग काम कर रहे थे अगर, सही है। मैं भी डायरेक्टली अपने, छोटी कंपनी ठीक है, लेकिन मैं अपनी सीईओ से डायरेक्टली बात करता था और उनसे। तो मैं भी यहाँ पे कहता कि यार मुझे तो इसी तरह करना है। ठीक है, लेकिन मैं उस माइंडसेट के साथ आया नहीं था। ठीक है। मैं जब आया, मैंने यहाँ पर जो इनकी एक ग्रोसरी चेन है उधर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। मेरी वाइफ ने भी इसी तरह शॉप पे काम करना स्टार्ट किया था। हमने 2-3 महीने वो किया। मीनवाइल हम सर्च करते रहे, फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में मैं काम कर सकता था। मैंने वहां पे काम किया। देन सडनली मेरा, क्योंकि मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, तो मुझे ये सेल्स वाली जॉब मिल गई। अब सेल्स, मैंने डायरेक्ट सेल्स कभी भी नहीं की थी, टारगेटेड सेल्स जिसको हम बोलते हैं। मैं बिजनेस डेवलपमेंट में और कस्टमर सर्विस में था, लेकिन ये थोड़ा सा एक अलग था, लेकिन स्टिल काइंड ऑफ रिलेटेड टू माय फील्ड। सो इन दैट सेंस आई वाज काइंड ऑफ लकी इनफ। लेकिन वो मेरी, आप यकीन माने, मेरी ऑस्ट्रेलियन डिग्री किसी ने नहीं देखी, मेरा एमबीए किसी ने नहीं देखा, वो रखी हुई है, वो बैग में जब से आई वो पैक होकर रखी हुई है। मांगा है तो कैनेडियन एक्सपीरियंस मांगा है। या जिस बंदे ने मुझे बुलाकर, मेरा जो इंटरव्यूअर था, सही है, उसने मुझसे जब बात की तो उसको लगा कि यार मैं जो हूँ ना, सही लैंग्वेज सही बोल लेता हूँ, मैं बेच सकता हूँ लोगों को चीजें। ठीक है, सेल्स वाले स्किल्स हैं, ही हायर्ड मी। और यहाँ पे दूसरा ये भी होता है कि आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। सही है। अभी एक और एग्जांपल बिफोर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साहब ने ज्वाइन किया है, वो दुबई में अच्छे वेल सेटल थे ऑपरेशंस में, मेरे साथ ही उन्होंने ज्वाइन किया है। और उनकी एज भी ज्यादा है, मतलब मेरी एज से तो ज्यादा ही है उनकी एज। उनके बच्चे माशाल्लाह से बड़े बड़े हैं। मतलब वो बच्ची यूनिवर्सिटी जाती है, मतलब ये एज है। लेकिन उन्होंने भी ये फैसला किया कि नहीं, मुझे अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो करना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दुबई में क्या था और मैं क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ, नहीं, ही स्टार्टेड इट। तो लोग ऐसा, जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है वो जल्दी सेटल डाउन यहाँ पे हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्वेशन, अगेन हरीश भाई आपसे बात करके और बहुत सारे और दोस्त यार जो डिफरेंट अदर नेशनलिटी से हैं, ये कंट्री आपको हर आपकी लिमिट तक टेस्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा प्लेट में रख के। यस, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मौजूद हैं जहां लोग शेयर करते हैं कि जी 1.5 लाख ले रहा है, 2 लाख ले रहा है। कंट्री इज नॉट लाइक दैट। आप जो मर्जी, जिस पोजीशन से मर्जी आए हैं, दिस कंट्री इज गोइंग टू टेस्ट यू टू योर लिमिट्स। और अगर आप में परसिवियरेंस है, पेशेंस है, एंड इफ यू थिंक दिस इज द सॉर्ट ऑफ कंट्री दैट यू वांट टू लिव इन, तभी आप पॉसिबल है जब उस प्रोसेस से गुजर पाए। बट उस प्रोसेस से हर एक को गुजरना पड़ता है। मुझे ये अब बताइएगा कि इस सारी ट्रांजिशन के बाद आपको मेरे ख्याल में रफली 1 साल हो गया है, आपको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कैरियर यहाँ पर बिल्ड कर पाओगे? अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं? सिस्टम आपको कैसे ट्रीट करता है? देखिए, मैंने जिस तरह आपको वैसे भी बताया कि मैं यहाँ पर इतना लॉन्ग टर्म सोच नहीं रहा। मैं मतलब उस फेज से बाहर आ गया हूँ कि जब हम नए नए इंटरव्यू देते थे ना, कहते हैं नेक्स्ट 5 years आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, मैं वो सोच ही नहीं रहा। सही है। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक तो कनाडा आ गया हूँ। सही हो गया। ठीक है। दूसरी जो मैं खुश हूँ इसलिए कि मुझे काइंड ऑफ मेरी फील्ड की जॉब मिल गई है और मुझे लगता है कि उसमें मैं ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि एक सर्टेन एक्सपीरियंस कहीं नहीं जाता, काम कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, आज मैं इधर काम कर रहा हूँ, कहीं पे कभी कहीं और काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर अ वेरी गुड कंपनी। अभी बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा तो फिर वो ऊपर भी बंदा जा सकता है, ग्रोथ होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, सही है, आप ग्रो करते हैं, बट यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। आप यूं समझें कि आप 22 साल के हैं या 25 साल के हैं, आप MBA या मास्टर्स करके निकले,
आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप दोबारा आपने अपना करियर स्टार्ट किया और आपने उतनी ही एफर्ट करनी है जितनी आपने 25 साल की उम्र में की थी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पहले आप सेल्स से स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव थे, मैनेजर बने, डायरेक्टर बने, आपने वो वहां पर भी किया। अभी उस समय रिवर्स गियर हो गया, आप 10 साल 15 साल 20 साल पीछे आ गए आप। बिल्कुल सही। अब आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप ढूंढना छोड़ दें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको अपनी फील्ड की जॉब्स मिल गई और पोजीशंस भी इतनी कोई बुरी नहीं मिली। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको अपने दोस्त की एग्जांपल दी जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो उसको मिल गई, उसको जो करना था, तो जिसको जो करना था उसको कहीं ना कहीं मिल जाता है। कुछ को थोड़ी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ को थोड़ी कम एफर्ट में मिल जाता है, कुछ को 6 महीने में शायद मिल जाए, कुछ को 5 साल लग जाए। बिल्कुल ऐसे। बट इवेंचुअली you'll get there, you get there। अगर आप वही वाली बात है कि अगर आप आकर कहेंगे कि जी टैक्सी चलाने में ज्यादा पैसा है और वही आपने बना लिया, तो वो भी बुरा काम नहीं है। बट पॉइंट ये है कि अगर आपने उस पे फोकस किया है तो आपको वो मिलेगा, अगर आप अपने दूसरे करियर पे फोकस करेंगे आपको वो मिलेगा। कभी डिस्क्रिमिनेशन हुई आपके साथ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किसी ने आपको कहा हो कि यू ब्राउन, पाकी और व्हाटएवर, गो बैक, और इस तरह की कोई? अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोग बोलते हैं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी ये कहीं फेस नहीं किया, मैंने यहाँ पर भी अभी तक फेस नहीं किया। और इसकी तो मतलब प्रोफेशनल उसमें तो बहुत ही सख्ती है कि आप किसी को आप वो कुछ अब्यूजिव वर्ड्स भी नहीं यूज कर सकते। इवन मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बोल दें कि यार ऐसा काम नहीं करो वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा, इस काइंड ऑफ थ्रेटनिंग हियर। तो यहाँ पर बहुत आपको केयरफुल होना पड़ता है विद योर वर्ड्स। तो यहाँ अच्छा, कनाडा की अच्छी चीज ये कि एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, आप अंग्रेज से मिलें, इंग्लिश पीपल जो कैनेडियंस हैं उनसे मेरे पास आते रहते हैं, डिफरेंट लोग आते रहते हैं। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी आते हैं, जो देसीज हैं वो भी आते हैं, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं उनको। हम भी उनसे उसी तरह बात करते हैं उनको। अगर वो कोई ऐसा वर्ड बोल भी दें जो कि जिसे बोलते गाली होती है या वो होती है, तो वो सॉरी करते हैं बाकायदा। सही। एक होता है कि लैंग्वेज में आप नॉर्मली आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आपके मुंह से निकल जाता है, तो वो आपकी एक आदत पड़ जाती है, तो वो सॉरी भी करते हैं कि उनको पता होता है कि नहीं यार मैं इधर स्टोर में बैठा हुआ और ही इज नॉट माय फ्रेंड, तो मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस लिहाज से कल्चरली बहुत अच्छी जगह है ये। मैंने भी एक रिसेंटली मैं एक गैदरिंग में मौजूद था, तो क्रिसमस से थोड़ा सा पहले तो एक बंदा मेरे पास आया। जब वो जाने लगा गैदरिंग से निकल के, तो उसने मुझसे पूछा कि डू यू बिलीव इन क्रिसमस। अब मैं भाप गया कि वो क्या करना चाह रहा है, तो मेरे तवक्कुफ के बाद इससे तवक्कुफ मैंने किया, तो उसके रिस्पांस में उसने कहा कि एक्चुअली आई वांटेड टू विश यू क्रिसमस। यानी इतना ये सोचते हैं कि मैं किसी ऐसे को क्रिसमस विश ना कर दूं जो बिलीव नहीं करता, तो इस लिहाज से मैं आई टोटली एग्री। हाँ, रिलीजियस इधर बिल्कुल भी आप रिलीजियसली जो है ना डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकते किसी को, और रिलीजन पे बहुत ज्यादा आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। सो सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सबकी अपनी पर्सनैलिटीज होती हैं लोगों की, तो वो उस पे काफी सीरियसली ये लोग सोचते हैं। एंड लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली विच इज वन थिंग, रूल ऑफ लॉ जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे बहुत है, वो नहीं होता। वो मतलब मैं फर्स्ट टाइम, ये एक छोटा सा किस्सा है मैं सुना देता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अदालत गया हूँ या कोर्ट गया था, सही, एंड दैट वाज बिकॉज मेरा वो एक चालान हो गया था। हुआ ये था कि मैं गाड़ी चला रहा था, नया नया आया था, गाड़ी कर गई स्किड करी गाड़ी, तो वो सिग्नल टूट गया। अब सिग्नल टूटा है तो वहां पे कैमरा लगा हुआ था उस वाले सिग्नल पे, ठीक है। तो अब वो $230 का चालान आ गया। तो मेरी वाइफ ने अगेन बोला कि यार यहाँ पे तो हम जा सकते हैं, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डर नहीं है आपको। आप पुलिस वाले से बात कर रहे हैं, मैं जज के सामने गया, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ और गाड़ी स्किड कर गई, मैं नया आया हूँ और इतना चालान, कह रहे हैं ये तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। उसने माफ नहीं किया, उसने बोला चलो ठीक है मैं तुम्हें $30 छोड़ देती हूँ, बट यू स्टिल हैव टू पे, यू हैव टू लर्न। अब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसने बोला कब तक पे कर सकते हो, मैं क्या इंस्टॉलमेंट बना दूं? मैंने कहा नहीं, आई कैन पे राइट अवे। लेकिन मैं बस सिर्फ इसलिए आया था कि कोई मतलब मेरी गलती है एक्चुअली नहीं थी उसमें। बट एक और चीज बिफोर वी कंक्लूड, जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं उनका हमेशा कंसर्न ये होता है, खास तौर पे बच्चों को लेकर, हमारी बेटियां या बेटों को लेकर, बेटों की भी सारे परवरिश आपने यहाँ करनी होती है, कि वेस्टर्न माशरा उन पे इन्फ्लुएंस कर जाएगा। मुझे थोड़ा सा बताइएगा ब्रीफली कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, 9-10 साल की एज है आपके बड़े बेटे की, तो
आप क्या सोच रही हैं, क्या वेस्टर्न माशरा वाकई इन्फ्लुएंस करेगा या आपके पास फ्रीडम है कि उनको जैसे मर्जी रेज करें? और अगर लेट्स से जो बेटी वाले हैं जो यहाँ पर रेज करना चाहते हैं, उनके जो कंसर्न होंगे, क्या वो वैलिड कंसर्न हैं या यहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम है और एज सच इन्फ्लुएंसेस नहीं है? अच्छा, इसमें भी मेरे लिहाज से 2 पॉइंट्स हैं, 2 तरीके हैं इसको देखने के। एक तो ये कि यहाँ पे आज़ादी हर चीज़ की है, बच्चे सीखते बहुत कुछ हैं, इनका अपना कल्चर है, ये आपका कल्चर नहीं है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्लिम कल्चर की बात करें, हिंदू कल्चर की बात करें, तो ये कल्चर डिफरेंट है। एक तो ये चीज हो गई। सो चेंज दोनों को होगा, बच्चे तो चेंज होंगे ही, पेरेंट्स को भी होना पड़ता है। अब पेरेंट्स चाहे कि बच्चों को, जिसे बोलते हैं ना कि अपने हाथ में रखें और उनको मतलब इंडिपेंडेंट ना होने दें, वो नहीं हो सकता यहाँ पर, बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी चीज ये कि मैंने एक और चीज नोटिस की है कि लोग यहाँ पर आकर कमाने में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि वो बच्चों पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाते उनको, जो उनको टाइम चाहिए होता है बच्चों का, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और मैंने अपनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीज, और जो और दूसरे जो होते हैं उनमें तो होता ही है। तो एक तो बच्चों को टाइम देना, उनको अपना जो भी आपका रिलीजन है एक तो उसके बारे में बताना, फिर उसको घर में प्रैक्टिस करना है। तो अब जैसे हम लोग मुस्लिम्स हैं, तो आप घर में नमाज अगर पढ़ेंगे तो बच्चा भी पढ़ेगा, सही है। घर में अगर आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे, जैसे बच्चा भी करेगा, तो बच्चा तो वही पिक करता है ना। स्कूल वाले उसको, यहाँ पे सारे स्कूल वाले उसको कहेंगे कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा राइट है, ये है वो है, लेकिन वो पेरेंट्स को भी तो सोचना है ना। पेरेंट्स भी इस बात को समझें कि ये दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री ये। और इनफैक्ट मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अब पाकिस्तान भी चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इंडिया भी चेंज हो गया, अब वो 90s के बच्चे नहीं रहे, सही है। तो आप एग्जैक्टली सो अब वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम एक जमाने में होता था, पेरेंट्स चाहते हैं कि फैमिलीज के साथ बच्चे भी उनके साथ ही रहें, तो अब वो हो नहीं सकता, सही है। मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ पाकिस्तान में, और आप भी ज़ाहिर रहे कि लोग अब प्रेफर करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ अलग रहे, ठीक है। सो उसी तरह अब आप तो नई जगह पर आ गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग है। बच्चा आपसे जब स्पेशली टीनेज पर जब चला जाएगा तो वो 10 सवाल करेगा। आपने उसको ये नहीं बोलना कि ये सवाल नहीं करो, गुनाह मिलता है, डोंट डू दैट प्लीज, नहीं, दैट डजंट वर्क। टॉक टू योर किड्स ओपनली, सही है। उनको ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो कि आप कहेंगे कि मतलब यार ये इसको कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों से ओपनली उस बारे में बात करनी है, सही है। अगर बाप बेटी से नहीं कर सकता तो माँ तो कर सकती है ना, सही है। इसी तरह अगर बाप मेरे अगर बेटे हैं तो मैं उनसे बात करूंगा। मेरी वाइफ कहती है यार इनको ये समझाओ कि ऐसा पढ़ा रहे हैं तो वैसा पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। फिर बच्चे सवाल बहुत करते हैं। फिर अब तो स्कूल से क्या सीखेंगे, यूट्यूब में इतनी चीजें हैं, सही है। अब मुझे ये बताइएगा, देखें पाकिस्तान की जो भी ओवरऑल सिचुएशन है, हमारी यूथ स्पेसिफिकली, और सिर्फ यूथ नहीं बल्कि बहुत एस्टैब्लिश लोग भी कनाडा में आना चाह रहे हैं क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन कंपैरेटिवली ईजियर है। आप मुझे ये बताइएगा कि आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? ऑप्शन मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, PR इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। स्टूडेंट्स पे बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग जैसे डंकी आजकल बड़ा फेमस हुआ है, डंकी करने वाला, यानी कि वो असाइलम वाला चक्कर। बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू द पीपल, व्हिच ऑप्शन शुड दे ऑप्ट फॉर? देखिए, हर बंदे का एज के हिसाब से ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ लोग, मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आप 25 के हैं, सिंगल हैं, तो प्रॉब्ली स्टूडेंट वीजा वगैरह भी आपके लिए चल जाएगा। बट जैसे टफर ऑप्शन इसलिए है वो क्योंकि आपको स्टूडेंट में आकर खुद ही फीस निकालनी पड़ती है, स्पेशली कोविड के बाद से। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, मेरा जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। या अगर आप 2017 या 18 के स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अब के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, क्योंकि कोविड के बाद से फीसें बढ़ती जा रही हैं, सही है। पैसे बढ़ नहीं रहे, मतलब पर आवर जो वेजेस होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी सारी फीसें वहां से निकाली हैं, ठीक है। वो उबर ईट्स करके या डिलीवरी की जॉब्स करके या डिफरेंट किस्म की जॉब्स करके उन्होंने निकाली है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तो ऑस्ट्रेलिया में पर आवर वेज भी ज्यादा थी। 2017 में उस वक्त 18.5 देते हैं सिडनी में। अच्छा।
तकरीबन 18.39 if I remember correctly। डॉलर सेम है कनाडा और उस वक्त तो सेम था, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, कनाडा का थोड़ा बेहतर है, लेकिन अब आप यहाँ देखिए सैस्काटून में $14 है। सही है, आप अगर इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आपको ज्यादा पता होगा, आप तो ये कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक $40,000 अराउंड फीस है। सही, $40,000 आप कैसे निकाल सकते हैं? $14 अगर 20 घंटे आप काम करते हैं। अब तो इवन कोविड के बाद से जो ऑस्ट्रेलिया में भी और इधर भी उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप 40 आवर्स या जितना काम करना चाहें स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब आई थिंक आई डोंट नो अब क्या सिचुएशन है। सो स्टूडेंट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है विद फैमिली, अगर स्पेशली आप आ रहे हैं, अगर कोई मैरिड है उसके लिए तो और महंगा भी पड़ता है और मुश्किल भी हो जाता है। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 years प्लस का एक्सपीरियंस है तो आप कोशिश करें आप PR पर है। सही हो गया। ठीक है, एफर्ट का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो फिर आपने एफर्ट छोड़नी नहीं है, आपने जो है आइल्स भी देने पड़ेंगे, आपको पैसे भी दिखाने पड़ेंगे, लेकिन लोगों के अपने अपने मसले होते हैं, कोई पैसे नहीं दिखा पाता, कोई आइल्स क्लियर नहीं कर पाता। तो फिर जो तीसरा जो ऑप्शन आता है, अक्सर लोग अब आ रहे हैं विजिट वीजा पर आते हैं, फिर वो असलम ले लेते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है नहीं मेरे लिहाज से, क्योंकि अगेन हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा, मेरे से बताने का मकसद ये कि वो बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर क्योंकि उसमें असाइलम में फिर ये होता है कि आपको 5-6 साल तक, जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, आप जा नहीं सकते। ठीक है, तो और फिर और बहुत सी उसमें प्रॉब्लम आती है, लोग फिर इलीगल भी आते हैं, स्लिप हो जाते हैं जिसको बोलते हैं, तो उसमें और मुसीबत हो जाती है। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो PR पर आप आए, नहीं होता तो फिर स्टूडेंट वीजा हो गया। सही है, क्योंकि कम से कम आप लीगली तो आ रहे हैं ना। और फिर सॉरी एक चीज बोल दिया, वर्क परमिट, कनाडा में वर्क परमिट भी मिलता है। मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, इस पे बहुत सारे लोग कजन फ्रेंड्स वो ये जानना चाहते हैं, क्या कन्वर्ट होता है विजिटर वीजा वर्क परमिट में? खासतौर पे हम ये सस्कैचुअन की अगर बात कर लें, ओंटारियो का वहाँ पर डिफरेंट ओपिनियन होगा लोगों का, लेकिन मुझे सस्कैचुअन का बताइएगा कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है या कोई ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो विजिटर वीजा पे लोगों को एम्प्लॉय करें और वर्क परमिट दे दें? देखिए, ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में, मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग जो इमिग्रेशंस देते हैं ना, या अमेरिका भी या यूरोप भी, ये अपने इमिग्रेंट्स जो PR पर आए हैं उनको तो बड़ा ख्याल रखें। जो दूसरे होते हैं ना, दे डोंट केयर, फ्रैंकली स्पीकिंग दे डोंट केयर। ठीक है, उनसे उनको पैसे चाहिए होते हैं, एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज ये, मैंने एक वीडियो में अपने बोला भी था कि अगर तो आप न्यूरो सर्जन है, जो कि बहुत कम होते हैं, या ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, या इस किस्म के लोग हैं जो कि दुनिया में बहुत कम है, तो आपको वर्क परमिट पे, तो लीगली वर्क परमिट पे कोई आपको बुला लेगा। कोई भी हॉस्पिटल कहेगा यार हमारे पास नहीं है, प्रॉब्ली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कहते हैं यार हमारे पास नहीं है, आप आ जाओ, दुबई में काम करो, कहीं भी काम करो, आप आ जाओ, आपको PR देते हैं, हम वर्क परमिट देते हैं, उसके बाद PR हो जाएगी। बिल्कुल। अब ये तो मतलब 1% की है, शायद उससे भी कम उसकी बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि लोग यहाँ पर आते हैं, उनको कहकर बुलाया जाता है कि अरे आ जाओ, यहाँ पे सब हो जाता है। अब उसका प्रोसेस क्या होता है, लोग विजिट वीजा पे आते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि यार यहाँ पे तो वर्क परमिट के लिए मुझे बहुत पैसे खिलाने पड़ेंगे। सही है, बेसिकली जिस तरह हम अगर गल्फ में कोई रहता है तो उसको ये बात पता होगी कि अकामा आप खरीदते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे समझे वर्क परमिट लोग बेच रहे हैं, और उसके वो लीगल नहीं है वैसे, सही, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट लोग ऐसा कर रहे हैं, और उसके एंड पे आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। हाँ, ये भी एक कि अगर उसने रख लिया तो आप उसका एहसान है, वरना वो कहते हैं कि ठीक है हम, अच्छा वो होता भी महंगा है। जो PR की जो ओवरऑल कॉस्ट है ना, सही है, अगर आप कंसल्टेंट भी करते हैं, अगर आप सो शायद $8,000-10,000 तक मैक्सिमम आ जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप इस पे जाते हैं तो PR तो हटा दें, प्रोसेस आपको वर्क परमिट में भी वही फॉलो करना पड़ेगा जो आप शायद पाकिस्तान, इंडिया में बैठ कर रहे होंगे। वही आयल्स आप देंगे, वही पैसे आप दिखाएंगे, सब कुछ वही करेंगे, बट उसमें $50,000-60,000 लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप उनको पे करें तो वो आपको वर्क परमिट देंगे, जिसके बेस पर आप पहले अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बनवाएंगे या 2 साल का, व्हाटएवर इज द रिक्वायरमेंट, उसके बाद से फिर आप PR के लिए अप्लाई करेंगे। तो हारिस भाई की एक और चीज जो इन्होंने मेंशन किया, $50,000-60,000 आप शायद बाहर बैठे हो तो आपको इतनी अमाउंट ना लग रही हो क्योंकि आप जॉब पर हैं और कमा रहे हैं। यहाँ पर सेविंग करना
it seems or it feels like next to impossible. अगर आप 100,000 कमा रहे हैं तो आपकी जेब में 65 या 70,000 आ रहा होगा, 40,000 35 to 40,000 टैक्सेस में जा रहा होता है। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ का पैसा आप दे रहे हैं। सेविंग करना, यस, अगर दो लोग काम कर रहे हैं 150 60 दो अगर पेयर कपल बना रहा है तो शायद फिर पॉसिबल हो जाए। एक बंदे के लिए विद अ फैमिली ऑफ 4 इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू सेव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। अब वो फैसिलिटीज, अब यहाँ पर क्योंकि मैं पीआर पर हूँ, वो फैसिलिटीज मिलती हैं। हाँ, सही है। चाइल्ड बेनिफिट आपको मिलता है, टैक्स आपको वापस मिल जाता है अगर आपने ये प्लस है। तो ये सारी चीजें जो पीआर में जो बेनिफिट है ना, वो एफर्ट, जैसे बोलते हैं ना कि आप वो एफर्ट करके आए हुए होते हैं। वरना एफर्ट उतनी ही है चाहे आप कनाडा में हो चाहे पाकिस्तान में हो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इफ यू आर लिटिल रिच या थोड़ा पैसा है आपके पास, तो वो एफर्ट पाकिस्तान में कर लें रादर देन कि वो पैसे पूरे 50,000 यहाँ पे किसी को दें कि वर्क परमिट मिल जाए। वो मेरे ख्याल से आइल्स आप दे लें, बार बार दे लें, हर हफ्ते दे लें, लेकिन वो यूटिलाइज कर लें तो ज्यादा। मैं इस चीज में सिर्फ ये कहूँगा व्यूअर्स को, अनलेस आपकी जान को खतरा हो, अनलेस पाकिस्तान में तो जो हारिस भाई कह रहे हैं उससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आपकी जान को वाकई बहुत शदीद खतरा है और आपके पास इतना पैसा है कि आप ये स्टेप लेना चाहते हैं, अगेन थिंक इट थ्रू, बट इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस कि आप 60,000 दे देंगे और आपको सारा कुछ प्लेट में रख के दे देंगे। इट्स नॉट ईजी। यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स हैं, उस पर भी हम मेरे ख्याल में आगे चल के बात करेंगे। आई थिंक हारिस भाई यहाँ कंक्लूड करते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, आपका एक्सपीरियंस और आपका बात करने का अंदाज आई थिंक इट मेक्स थिंग्स रियली क्लियर और चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ आती हैं। इंशाल्लाह इस चीज़ को कैरी ऑन करेंगे, फिर एक और गैदरिंग करेंगे और किसी और टॉपिक पे हम दोबारा से डिस्कशन पिकअप करेंगे। होपफुली व्यूअर्स को ये डिस्कशन पसंद आएगी, खासतौर पे हमने जो इमिग्रेशन पे डिस्कशन किया है, यहाँ सेटल इन होने के हवाले से जो डिस्कशन किया है, इसका दोस्त टॉपिक। बहुत शुक्रिया हारिस भाई, कुछ आखिर में कहना चाहिए? पर थैंक यू सो मच फॉर काइंड ऑफ इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं जिंदगी में पहली बार। आप तो लेता रहा, डिस्कशन थी खैर, लेकिन मजा भी आया, आपसे दोस्ती भी है और मतलब बड़े अच्छा होता है कि एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करें, सबके अलग, जिस तरह मैंने बोला, और जो बैठे हुए पाकिस्तान में, इंडिया में, वो उससे सीख कर तो जरूर आए कनाडा एंड हैव फन। यस, एब्सोल्युटली। थैंक्स सो मच।